Hey friends, this is Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. नीट 2022 के लिए हमारा जो 1000 क्वेश्चन का टारगेट है उसमें उस सीरीज़ का ये 6th वीडियो है और ये वीडियो NCERT क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उससे कुछ क्वेश्चंस को कवर करेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो जिस पे आपको PDF मिल जाएंगे सारे के सारे, तो प्लीज़ डू ज्वाइन दिस चैनल। हमारे चैनल का नाम है स्टडी स्किल सक्सेस। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन टुडेज वीडियो। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय। हम सभी ने DNA RNA की स्ट्रक्चर पढ़ी है। DNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA में 2 स्ट्रैंड्स होती है। उनकी जो दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में कौन जोड़ के रखता है, यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, देख लेते हैं। पेप्टाइड, फॉस्फोडाइएस्टर, हाइड्रोजन या सल्फर बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है दैट इज़ बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, बाकी के बॉन्ड्स पे भी एक बार देख लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स DNA में नहीं होते हैं, ये प्रोटीन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन्स। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड DNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, यहाँ पर अगला न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है शुगर, शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षारक प्लस फॉस्फेट, इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड काम में आते हैं। सल्फर सल्फर बॉन्ड्स भी आपके प्रोटीन के अंदर देखने को मिलते हैं, DNA के अंदर देखने को नहीं मिलते। सो 151 का करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चारगाफ रूल्स आर एप्लीकेबल टू। चारगाफ का नियम क्या कहता है, नॉर्मल जो DNA होता है उस DNA के अंदर जितने प्यूरिन्स होंगे उतनी ही क्वांटिटी में क्या होंगे आपके पिरिमिडिन्स, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशो हमेशा बराबर रहता है, या इन दोनों का रेशो हमेशा क्या रहता है, 1। इसी के साथ चारगाफ के रूल को इस तरीके से भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि जो A+G/C+T का रेशो जो है वो हमेशा क्या रहता है, 1। और ये नॉर्मल DNA के लिए दिया गया था। तो सिंपल DNA जो हमारा होता है, जो कि बेसिकली जेनेटिक मटेरियल सभी सेल्स के अंदर पाया जाता है, वो होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, डबल स्ट्रैंडेड DNA। हिस्टोन्स आर रिच इन। हिस्टोन जो होते हैं DNA को क्रोमोसोम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसोम सोलोनॉइड मॉडल जो है वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हिस्टोन्स बेसिकली क्या होती हैं, क्षारीय प्रोटीन है, यानी कि बेसिक एल्कलाइन प्रोटीन है। और इस एल्कलाइन प्रोटीन के अंदर 3 एल्कलाइन अमाइनो एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। ठीक है, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, ये तीनों जो अमाइनो एसिड्स हैं, तीनों की तीनों आपके कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि हिस्टोन्स जो होती हैं वो किस में रिच होती है, लाइसिन, आर्जिनिन के अंदर वो क्या होती हैं, रिच होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय। हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड DNA की दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ता है। पेप्टिक बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स के अंदर, वैसे पेप्टाइड होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड्स प्रोटीन में बहुत कम क्वांटिटी में हो सकता है, 4 डिग्री या 3 डिग्री स्ट्रक्चर में, बट जनरली नहीं होता। तो 154 का करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। द साइंटिस्ट्स इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ DNA एज केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटरी या एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिबेट है। देखिए, जो इसमें ऑप्शन होंगे, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हर्शे चेज, ग्रिफिथ एंड चेज, एवरे मैक्लॉइड मैकॉर्टी एंड वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन और क्रिक जो है इन्होंने DNA की स्ट्रक्चर बताई थी कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, अब आपस में कॉइल्ड होता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग पाई जाती है। ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्टी, इन तीनों ने ही, इन चारों ने एक ही एक्सपेरिमेंट पे काम किया था। पहले न्यूमोकोकस जो था उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर पहले ग्रिफिथ ने काम किया, उसी एक्सपेरिमेंट को आगे किसने बढ़ाया था, एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्टी ने। ग्रिफिथ ने सिर्फ ये बताया था
कि डीएनए के कारण ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन को शायद हिंदी में रूपांतरण कहते हैं, लेकिन एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने ये बताया था कि डीएनए से ही बेसिकली केमिकल बेसिस है, जो इट इज़ ऑफ हेरिडिटरी। लेकिन यहाँ पर साथ में हर्शे एंड चेस का नाम भी आता है, जिन्होंने T2 जो आपके बैक्टीरियोफाज होता है उसके ऊपर काम किया और उन्होंने बताया कि डीएनए इज़ द बेसिक जेनेटिक मटेरियल। लेकिन चेस भी आपके इसमें आएंगे, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में सी और ए दोनों आने चाहिए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ए ऑल्सो। बाकी अगर इनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो हम चूज़ करेंगे एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी को, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट शुरुआत में था, ठीक है। बाकी अब ए और सी तीन दोनों ही ऑप्शंस आपके क्या हैं, करेक्ट है। हु प्रूव दैट डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल? हम पहले भी बात कर चुके हैं, बेसिक जेनेटिक मटेरियल के लिए वॉटसन का नाम नहीं आता, सटन एंड बावरी का नहीं, ग्रिफिथ प्रूव नहीं कर पाया था, इसने ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी की थी। तो इसके प्रूव करने में आते हैं आपके हर्शे, चेस, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड बाय हर्शे एंड चेस। Experimental material used by Hershey and Chase for proving that DNA controls hereditary was. Hershey and Chase ने किसके ऊपर काम किया था? इन दोनों ने काम किया था बेसिकली T2 बैक्टीरियोफाज के ऊपर। इन्होंने फॉस्फोरस का रेडियो एक्टिव वर्जन फॉस्फोरस 32 और रेडियो एक्टिव सल्फर जिसे आप कहते हैं फॉस्फोरस 35, इन दोनों को काम में लेते हुए बैक्टीरियल कल्चर के ऊपर T2 बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन करवाया और एट लास्ट उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया कि नए बनने वाले जो डीएनए होते हैं उसमें फॉस्फोरस 32 मिलता है, जबकि नए बनने वाले प्रोटीन्स के अंदर सल्फ़र नहीं मिलता, सल्फ़र 35 नहीं मिलता। यानी कि जो न्यूली फॉर्म डीएनए है वो ही नया जेनेटिक मटेरियल बना रहे हैं। ये इसका एक्सपेरिमेंट था। इन सम वायरसेस आरएनए इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ डीएनए। कुछ वायरसेस में आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। देयर न्यूक्लिक एसिड कंबाइन विद होस्ट बिफोर रेप्लिकेशन, ये सही है, लेकिन इससे कुछ इंडिकेशन ये दे कैन नॉट रेप्लिकेट। नहीं, आरएनए बहुत अच्छे से रेप्लिकेट कर सकते हैं खुद को वायरसेस के अंदर आरएनए। देयर इज नो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, वायरस के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करने वाला डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। आरएनए कैन एक्ट टू ट्रांसफर हेरिडिटरी, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इवन जो सबसे पहला हेरिडिटरी मटेरियल था वो भी हमारा कौन सा था, आरएनए। तो आरएनए जो है आनुवंशिकता को स्थानांतरित करने का कार्य कर सकता है। आरएनए के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है उसको पहचानो। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, एकदम सही है। इवोल्यूशन के दौरान पहले बनने वाला जेनेटिक मटेरियल था आरएनए। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल इट इज़ ऑल्सो एन कैटलिस्ट। आरएनए एक तरीके का कैटलिस्ट भी है जिसे आप राइबोजाइम भी कहते हो, ठीक है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन, बिल्कुल करेक्ट है। पहले आरएनए बना, आरएनए से डीएनए का क्या हुआ, सिंथेसिस। आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट इज नॉन रिलायबल, नॉन रिएक्टिव एंड स्टेबल। नहीं, आरएनए कैटलिस्ट की फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट गलत ऑप्शन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इज द सेल, इन द सेल इज, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सबको पता है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, आरआरएनए। आरआरएनए की क्वांटिटी जो होती है वो हमारे रहती है लगभग 80% के अराउंड, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों ही जो है एमआरएनए और टीआरएनए, ये दोनों ही कितने रहते हैं, 5 से 10%। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, आरआरएनए। इवोल्यूशन वॉज टर्म्ड आरएनए वर्ल्ड। इवोल्यूशन को ही क्या कहा जाता है, आरएनए वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इवोल्यूशन को ही आरएनए वर्ल्ड? इसका एक बेसिक रीज़न क्या था, इसका बेसिक रीज़न हमारा रहता है आरएनए एंजाइम्स, ठीक है। ऑप्शंस बाकी भी देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ आरएनए इन सम सेल्स, किसी भी सेल के अंदर आरएनए एब्सेंट नहीं होता है। जीनोमिक आरएनए इज प्रेजेंट, राइट, ठीक है। आरएनए एंजाइम्स जो होते हैं ये देखने को मिलते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय ये। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आरएनए एंजाइम्स।
डीएनए रेप्लिकेशन इज, मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था। दो साइंटिस्ट हुए थे, एक का नाम था मेसेल्सन, दूसरे का नाम था स्टॉल। इन दोनों ने हैवी नाइट्रोजन 15 भारी नाइट्रोजन को काम में लेते हुए ये प्रूव किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो आपका कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूस। अर्धसंरक्षी और डिसकंटिन्यूस प्रकार का जो होता है, असतत और डिसकंटिन्यूस प्रकार का आपका क्या देखने को मिलता है, डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो जाता है, डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें से एक स्ट्रैंड तो पैटर्नल डीएनए से आएगी, मात्रक डीएनए जो होता है उससे, और दूसरी स्ट्रैंड जो होती है वो नई बनती है, नए न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू बनती है। और डिसकंटिन्यूस का मतलब आप सभी को पता है, लगातार नहीं होना। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन के दौरान जो रेप्लिकेशन की साइट होती है, ओआरआई रीजन, जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं, वहाँ से शुरू होता है। एंड आरएनए प्राइमर्स आर इन्वॉल्व, ठीक है प्राइमर्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन सम बिट ऑफ लेट। फैसिलिटेटेड बाय टीलोमरेज, नहीं, टीलोमरेज इकोलाई के अंदर होते ही नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि टीलोमरेज क्रोमोसोम्स में बनते हैं और बैक्टीरियल सेल में क्रोमोसोम नहीं बनते हैं। मूव्स इन वन डायरेक्शन ऑफ द साइट, नो इट मूव्स इन बाई डायरेक्शनल ऑफ साइट, क्योंकि बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन फॉक बनता है और ये फॉक दोनों दिशाओं में चलता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। यूकैरियोट्स डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स इन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में प्रो और यूकैरियोट्स के अंदर कौन सा डिफरेंस होता है, डिफरेंट एंजाइम फॉर ओपनिंग ऑफ स्ट्रैंड, नहीं, हेलिकेज, गायरेज, टोपोआइसोमरेज, यही एंजाइम आरएनए में प्रोकैरियोट्स में काम में आते हैं, यही एंजाइम यूकैरियोट्स में भी काम में आता है। डीएनए प्राइमर इंस्टेड ऑफ आरएनए प्राइमर, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में ही प्राइमर कौन सा होता है, आरएनए प्राइमर। यूनिडायरेक्शनल रेदर देन बाई डायरेक्शनल, नो, प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर भी ये किस कंडीशन में जाते हैं, बाई डायरेक्शनल। डिसकंटिन्यूस सेमी देन रेदर देन सेमी डिसकंटिन्यूस, ये सही है क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर जो मैकेनिज्म है वो होती है डिसकंटिन्यूस और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मैकेनिज्म होती है वो होती है सेमी डिसकंटिन्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 164 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पीडीएफ के अंदर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये गलत है, इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यूकैरियोट में एमआरएनए सिंथेसाइज्ड बाय, देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए तीनों बना देता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर तीनों तरीके के एमआरएनए अलग अलग होते हैं। हम तीनों एमआरएनए की बात कर लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो बनाता है आरआरएनए, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के सभी आरएनए पॉलीमरेज एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज है जो आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए तीनों को बनाता है। यूकैरियोट्स के अंदर तीन तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो अलग अलग आरएनएस को बनाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो बनाता है एमआरएनए को और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये बनाता है टीआरएनए को। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 ये कहता है कि मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट द 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। सबसे पहली बात तो एचएनआरएनए क्या होता है, एचएनआरएनए का पूरा नाम है हेट्रोजीनस आरएनए या हेट्रोजीनस एमआरएनए भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि एमआरएनए जब बनता है तब एमआरएनए के बनने से पहले उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने से पहले वाला जो आरएनए होता है, पहले वाला जो एमआरएनए होता है उसे हम क्या कहते हैं, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप तो होता है कि इस जो एचएनआरएनए है इसके 5 प्राइम एंड के ऊपर जी कैपिंग करना। जी कैपिंग का मतलब क्या है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है उसको जोड़ना, ठीक है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्रांसफॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से। तो 5 प्राइम के ऊपर मिथाइल ग्वानोसिन को जोड़ा जाता है, ठीक है। और 3 प्राइम एंड के ऊपर
एडेनिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगभग आपके 100 से 120 तक मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीएडेनाइलेशन। ठीक है, पॉलीएडेनाइलेशन हमेशा 3 प्राइम एंड के ऊपर होता है। इसी के साथ में एक और प्रोसेस होता है यूकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर, जिसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के अंदर क्या करते हैं कि एमआरएनए के कुछ पार्ट को लूप आउट, यानी कि एक लूप बना करके उसके फॉर्म में फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जो सीक्वेंस एमआरएनए के बाहर निकलते हैं उनको कहते हैं इंट्रॉन्स, और जो सीक्वेंस एमआरएनए के अंदर रह जाते हैं या मैच्योर एमआरएनए का हिस्सा बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सॉन्स। तो तीनों टर्म्स को ध्यान रखना है। कैपिंग 5 प्राइम एंड के ऊपर होता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्रांसफॉस्फेटेज का जुड़ना। पॉलीएडेनाइलेशन या पॉली ए टेल का जुड़ना 3 प्राइम एंड के ऊपर होता है। और स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स का निकलना और एक्सॉन्स का मैच्योर एमआरएनए के अंदर बने रहना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 कहता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट इनिशिएशन रीजन एंड एंड्स एट स्टॉप रीजन। स्टॉप रीजन जैसा कुछ भी जोन नहीं होता है डीएनए के अंदर। ऑपरेटर रीजन पे शुरू होता है एंड टीलोमरिक एंड पर ख़त्म होता है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। स्टार्ट्स एट प्रमोटर रीजन एंड एंड्स एट टर्मिनेटर रीजन। एक डीएनए के जो जीन होते हैं उसके अंदर जो जीन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें आपको सबको, अगर आपने लैक ओपेरॉन मॉडल पढ़ा हुआ है तो उसमें पता है प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है और उसके लास्ट में एक होता है टर्मिनेटर वाला पॉइंट। ठीक है, प्रमोटर पर आकर के पॉलीमरेज जो होता है वो जुड़ता है और वहीं से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट एट CAT बॉक्स एंड एंड्स एट टाटा बॉक्स। नहीं, ये दोनों यूकैरियोटिक जीन के पार्ट्स हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में भी प्रमोटर रीजन पर जुड़ने से ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्या होती है, शुरुआत। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिग्मा फैक्टर इज। फ्रेंड्स यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन है। ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की जगह पे यहाँ पर लिखा जाएगा ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन की चेन को कहते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होते हैं वो हमारे डीएनए और आरएनए के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इलोंगेशन के दौरान जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इलोंगेशन के दौरान सिग्मा फैक्टर आकर के जुड़ता है और इनिशिएशन के दौरान सिग्मा फैक्टर आकर के जुड़ता है और इलोंगेशन शुरू होने से पहले सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन क्यों होती है, हम सभी ने बात की थी कि शुरुआत में जो प्रमोटर रीजन होता है, इस प्रमोटर रीजन के ऊपर आकर के पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज, वो आकर के जुड़ता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को प्रॉपर बाइंड करवाने के लिए सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन इस प्रमोटर रीजन के बाद में जब एक्चुअल ट्रांसलेटिंग रीजन शुरू होता है, यानी कि वो रीजन जिससे कि ट्रांसलेशन वास्तव में शुरू होना है, जिसका जो एमआरएनए के पार्ट बनेंगे, उस रीजन में ट्रांसफ़र होने के लिए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर का रिलीज़ होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगर रिलीज़ नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है वो प्रोमोटर रीजन को छोड़ के नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये उसको लीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए 168 का करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ रिलीज्ड फॉर रीयूज़। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इसे सही कर लेना। म्यूटेशंस विच आफ्टर, ओके, यहाँ पर आफ्टर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है बदल देना, वो जो कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड के क्रम को बदल देती है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी इसका चेंज हो जाएगा। उत्परिवर्तन वो जो कि एक जीन के भीतर न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को चेंज कर देती है, बदल देती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेम शिफ्ट, बेस पेयर, बोथ एंड नन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है सभी को पता है कि अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इस तरीके की होती है कि मान लो आपके इस तरीके का कुछ भी वो है डीएनए का सीक्वेंस है, कि इस तरीके का डीएनए सीक्वेंस है, तो यहाँ पर हमारे कोडॉन्स क्या बनेंगे, ये इस तरीके से कोडॉन्स बनेंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होती है वो होती है या तो इंसर्शन के कारण या डिलीशन के कारण, यानी कि एक
न्यूक्लियोटाइड और ऐड हो जाए या एक आधा न्यूक्लियोटाइड कम हो जाए। तो हम इन तीनों ऑप्शंस को देख लेते हैं कि अगर सपोज 4th नंबर पर एक न्यूक्लियोटाइड मैंने यहाँ पे टी ऐड कर दिया, तो अब क्या फ्रेम बन जाएगा, इससे एक अमाइनो एसिड बनेगा, इससे दूसरा अमाइनो एसिड, इससे तीसरा अमाइनो एसिड। तो इस तरीके से जो अमाइनो एसिड का चेन है उसका जो फ्रेम है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है। ठीक है, बेस पेयर म्यूटेशन या बेस पेयर सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि मान लो यहाँ पर साइटोसिन था, साइटोसिन की जगह पर यहाँ पर आपके क्या आ गया, ग्वानिन आ गया या एडेनिन आ गया। सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज हो जाना। सिंगल बेस पेयर में चेंज से म्यूटेशन तो होगी लेकिन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इसके आगे वाले न्यूक्लियोटाइड्स वही कोडॉन बनाएंगे जो पहले बना रहे थे, इसके पहले वाले न्यूक्लियोटाइड्स भी वही कोडॉन बनाएंगे जो ये पहले बना रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 169 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने पीडीएफ के अंदर ऑप्शन सी दे रखा है बोथ, आप इसको सही कर लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। 170 देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वन अमाइनो एसिड बाय मोर देन वन कोडॉन, कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडॉन्स जो है वो कोड कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है। इस प्रोसेस को सीधा सा ध्यान है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड। कंटिन्यूस नेचर नहीं होता, पंचुएशन नहीं होता, यूनिवर्सल नेचर नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है, आनुवंशिक कोड की अतिरेकता या रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड। अ कोडॉन स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड इन ब्रेसिका एंड होमो सेपियंस। ठीक है, यानी कि एक कोडॉन जो है वो किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो फंगस हो, कोई भी सेल हो, तो वो कोडॉन जो है अपना काम उसी तरीके से करेगा कि अगर ये प्रोकैरियोट में मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है तो ये यूकैरियोट्स में भी किसके लिए कोड करेगा, मिथ्योनिन के लिए। यानी कि ये कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। ये जो कैरेक्टर है कोडॉन का, ये कैरेक्टर क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक। हर टाइप की सेल के अंदर ये एक जैसा ही कोडॉन से एक जैसा ही अमाइनो एसिड बनता है। क्लोवर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज़ अ लूप फॉर कोडॉन्स, एंटीकोडॉन्स, नो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, हम एक बार क्लोवर लीफ देख लेते हैं। क्लोवर लीफ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपके एसीसी साइट होती है और एसीसी साइट के ऊपर एसीसी प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड को बाइंड करने की साइट। ये जो लूप होता है ये लूप आपका कहलाता है DHU डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन लूप। ये लूप कहलाता है T-साई-C लूप। और जो नीचे वाला लूप होता है इस लूप को हम क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन लूप। यहाँ पर 3 बेस पेयर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, एंटीकोडॉन। ठीक है, ये तीनों के तीनों बेस पेयर्स जो होता है कोडॉन के ठीक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कोडॉन मिलता है mRNA के ऊपर, एंटीकोडॉन देखने को मिलता है tRNA के ऊपर, और ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। What sequence on the DNA on the template strand of DNA correspondent to the first amino acid inserted in a protein? हमें पता होना चाहिए कि पहला अमाइनो एसिड होता है वो चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, उनके अंदर क्या बनता है, मिथ्योनिन। प्रोकैरियोट्स के अंदर बनता है फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, यूकैरियोट्स में बनता है प्लेन मिथ्योनिन। और मिथ्योनिन को कोड करने वाला जो कोडॉन है वो क्या होता है, AUG, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन। लेकिन एक बार बच्चों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, इसने ये नहीं पूछा कि कोडॉन कौन सा होता है। कोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन mRNA। ठीक है, इसने ये पूछा है कि वो जो कि फर्स्ट अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है वो कोडॉन जो है उसका DNA में सीक्वेंस क्या होएगा। तो हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री करना है। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री उसके अंदर क्या होता है आपके DNA के अंदर, थाइमिन। यूरेसिल का कॉम्प्लीमेंट्री DNA के अंदर क्या हो जाएगा, एडेनिन, क्योंकि यूरेसिल थाइमिन को रिप्लेस करता है। और ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री उसके अंदर क्या हो जाएगा आपके, साइटोसिन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। व्हाट सीक्वेंस ऑन द टेम्पलेट, इसने ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जबकि ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि DNA के अंदर यूरेसिल तो प्रेजेंट ही नहीं होता, DNA के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है। विच रोल डज
मैसेंजर आरएनए mRNA प्ले इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान mRNA का क्या रोल होता है। ठीक है, इट कैटलाइजेस द प्रोसेस, नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस को mRNA कैटलाइज नहीं करता है। इट ट्रांसलेट्स द जेनेटिक कोड ऑफ अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, ये ट्रांसलेशन का काम नहीं करता है। इट प्रोवाइड्स द जेनेटिक ब्लूप्रिंट, ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाता है, यानी कि कोडॉन्स प्रोवाइड करवाता है कि mRNA के ऊपर जो कोडॉन्स का सीक्वेंस होता है उसी के बेस पर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। कि अगर mRNA के अंदर AUG प्रेजेंट है तो सामने मिथ्योनिन लगाया जाएगा, अगर mRNA के ऊपर वैलिन का कोड प्रेजेंट है तो वैलिन अमाइनो एसिड लगाया जाएगा। इसी तरीके से इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 175, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ tRNA? tRNA का मेन काम क्या होता है ट्रांसलेशन के दौरान या प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान? इट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, नहीं, ये ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत नहीं करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट भी नहीं करता है। आइडेंटिफाइज अमाइनो एसिड एंड ट्रांसपोर्ट देम टू राइबोसोम, ये एकदम सही है, ये प्रूफ रीडिंग भी नहीं करता है। tRNA को कहा जाता है ट्रांसफर RNA, और ट्रांसफर RNA का एक ही काम होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमाइनो एसिड पूल प्रेजेंट होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से प्रॉपर अमाइनो एसिड को पहचानना और उसे राइबोसोम एंड mRNA तक लेकर के जाना। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी। बायो का ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने के कारण ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाया? ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोजियोग्राफी और बायो साइंस। तो अगर हम इसकी बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो एरिया है जिसके डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सक्सेस होना गारंटीड माना गया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बेसिकली किया क्या जाता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमें किसी जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है। हमें पता है जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब कि उसके अंदर जो 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, 4 जो नाइट्रोजन क्षारक हैं, उनका ऑर्डर पता करना। अगर हम इन्हें कॉपी में लिखने बैठेंगे तो बहुत हज़ारों कॉपियाँ भर जाएंगी सिर्फ एक सिंगल ह्यूमन के जीनोम को लिखने के लिए। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को किस में स्टोर कर लिया जाता है, कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, उनकी हार्ड ड्राइव में। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो होता है ये बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इन्फॉर्मेटिक्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो 176 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो भी ऑब्जर्वेशंस है उनमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसे देखना है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ RNA, नो, दीज आर स्ट्रेचेस ऑफ DNA बेसिकली। ठीक है, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, ये सही है कि ह्यूमन जीनोम के अंदर लगभग 2% प्रोटीन ही कोड करता है, बाकी के सारे प्रोटीन जो होते हैं वो नॉन कोडिंग प्रोटीन्स होते हैं। SNPs हेल्प इन ट्रेसिंग ह्यूमन, SNPs को कहा जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इनको काम में लेते हुए हम ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मेक अप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि टोटल जीनोम का सिर्फ 2% क्या करता है, कोड करता है, यानी कि 2% जो होता है वो कोडिंग रीजन होता है जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोटीन बनते हैं। बाकी सारा का सारा रीजन रिपीटेटिव होता है, इसके अंदर बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट होते रहते हैं और ये काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, ऑलमोस्ट 97 to 98%। तो जो गलत ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस, पॉलीमॉर्फिज्म कहते किसे हैं, बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म्स आपके होते हैं सीधे से कि एक ही न्यूक्लियोटाइड का एक से ज़्यादा बार पाया जाना। ठीक है, इट इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, ये बेसिस है। अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, पॉलीमॉर्फिज्म या SNP जिसको कई बार कह दिया जाता है, इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन म्यूटेशन से होता है। इट इज़ द बेस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये भी ऑप्शन सही है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग जिसके थ्रू हम मैच करते हैं, पैटर्नल टेस्ट मैच किया जाता है कि फादर और मदर
का जब फॉरेंसिक्स होते हैं उसके अंदर इनको चेक किया जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 178। SNPs which is pronounced as SNPs stands for, SNP की फुल फॉर्म होती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली है क्या, ठीक है, ये जीनोम के अंदर एक प्रॉपर पर्टिकुलर पोजीशन होती है जहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल के अंदर तो कोई एक न्यूक्लियोटाइड है और उसके अलावा बाकी सारी की सारी पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। कि दीज आर बेसिकली पोजीशंस इन अ जीनोम वेयर सम इंडिविजुअल हैव अ न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि कुछ एक में क्या है, सी है, बाकी की जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है इट विल हैव अनदर न्यूक्लियोटाइड, कि मान लिया बाकी की रिमेनिंग पॉपुलेशन के अंदर क्या है, जी है, तो इन्हीं को ही कहा जाता है स्मॉल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या स्निप्स। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रोसेस इज यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ DNA फॉर फिंगरप्रिंटिंग। देखिए DNA को मैच करने के लिए SNPs को मैच करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को मैच करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें DNA बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। तो DNA को आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में काम में लेने से पहले उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनानी जाती है, जिसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन या मल्टीप्लिकेशन। और इस काम को करने के लिए एक इक्विपमेंट डेवलप किया गया है जिसे कहा गया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैरी मुलिस एक साइंटिस्ट थी, कैरी मुलिस ने PCR को क्या किया था, डेवलप किया था, जिसके अंदर काफ़ी हाई हीट के ऊपर दोनों एक DNA की दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है, फिर उनको न्यूक्लियोटाइड्स दे देते हैं और फिर नई स्ट्रैंड्स का क्या होता है, सिंथेसिस। एक चीज़ PCR के अंदर ध्यान रखनी है कि PCR के अंदर कौन सा पॉलीमरेज काम में लिया जाता है, उस पॉलीमरेज को कहते हैं टैक पॉलीमरेज। और PCR का जो टैक पॉलीमरेज है वो निकाला गया था एक बैक्टीरिया से जिसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, ये टर्म तो ध्यान रह जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी की तीनों टर्म्स भी हमें पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म इज नेसलराइजेशन। नेसलराइजेशन कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को नेसल रीएजेंट के अंदर डालना ताकि हमें चेक कर सके कि उसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो दोनों हैं वो दोनों क्या कौन सी टेक्निक्स है, दीज आर ब्लॉटिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट जो दोनों टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स है ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है कि जैसे कि सदन ब्लॉटिंग हो सकती है। सदन ब्लॉटिंग का मतलब क्या है, DNA का एक मिक्सचर है, उसमें से एक पर्टिकुलर DNA के स्ट्रैंड या DNA के टुकड़े को अलग करना, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सदन ब्लॉटिंग। इसी तरीके से अगर RNA का सेपरेशन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, नदन ब्लॉटिंग, ठीक है। तो 180 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितने भी आपकी नीट के कैंडिडेट्स हैं, नीट के फ्रेंड्स हैं, उन सभी से हमारी वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कीजिए।